दशकों पहले एशिया के नक्शे पर दो बड़े देशों ने लगभग एक ही समय पर एक नई शुरुआत की थी। एक देश के पास अंग्रेजों का छोड़ा हुआ शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन रेलवे नेटवर्क और दुनिया भर के बड़े देशों का भरपूर समर्थन था। वहीं दूसरा देश भूखमरी, भयंकर गरीबी और अपनी ही आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल में बुरी तरह फंसा हुआ था। 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक पहले देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक के मुकाबले 2 गुना अमीर था। उसकी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम उस समय आसमान छू रही थी। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को लग रहा था कि एशिया का नया बॉस और भविष्य का सुपर पावर यही देश बनेगा। लेकिन फिर अचानक इतिहास के पन्नों में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आया जिसने सारे समीकरण एकदम से पलट कर रख दिए। जो देश दाने दाने को मोहताज था और गरीबी में जी रहा था, उसने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी या अर्थशास्त्री को नहीं लगी। आज 2026 में हालात ये हो चुके हैं कि वो कभी गरीब रहा देश आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और उसकी प्रति व्यक्ति आय उस पहले वाले देश से 6 गुना ज्यादा हो चुकी है। आखिर ये इतना बड़ा उलटफेर रातों रात हुआ कैसे? आखिर कहां पिछड़ गए हम? वो कौन सी ऐतिहासिक गलती थी जिसने हमारी रफ्तार पर इतना तगड़ा ब्रेक लगा दिया? और वो कौन सी चालाकी थी जिसने उस पड़ोसी को दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री बना दिया? आज हम आपको बताएंगे इस सबसे बड़े आर्थिक चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और इस पूरी ऐतिहासिक घटना पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये पूरी कहानी है भारत और चीन की, दुनिया के वो 2 दिग्गज जिनकी सीधी टक्कर आज पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय करती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1949 में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तब दोनों देशों की शुरुआत लगभग एक ही स्टार्टिंग लाइन से हुई थी। बल्कि सच तो ये है कि 1960 और 1980 के दशक तक भारत चीन से बहुत आगे निकल चुका था। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन के मुकाबले 2 गुनी थी। जहां भारत धीरे धीरे अपने मजबूत उद्योग, अपनी खेती और अपनी इकोनॉमी को सेट कर रहा था, वहीं चीन अपने तानाशाह नेता माओ त्से-तुंग की सनक भरी और गलत नीतियों के कारण भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी योजनाएं पूरी तरह फेल हो चुकी थी और करोड़ों चीनी नागरिक दाने दाने को मोहताज होकर अपनी जान गंवा रहे थे। उस वक्त दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये मानने को तैयार ही नहीं था कि चीन कभी भारत को आर्थिक मोर्चे पर टक्कर भी दे पाएगा। लेकिन फिर 1978 में चीन के अंदर एक ऐसा साइलेंट इवोल्यूशन यानी खामोश क्रांति हुई जिसने दुनिया का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। चीन की सत्ता में धाकड़ एंट्री हुई डेंग जियाओपिंग की। डेंग ने कुर्सी पर बैठते ही समझ लिया था कि अगर चीन को सुपर पावर बनना है और अमेरिका को आंख दिखानी है तो अपनी बंद इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने ही होंगे। और यहीं से शुरू हुआ चीन का वो टॉप सीक्रेट मिशन जिसने उसे पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। चीन ने अपने तटीय इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का एक ऐसा खतरनाक जाल बिछाया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना गुलाम बना लिया। चीन ने दुनिया भर की कंपनियों को खुला और लालच भरा ऑफर दिया कि आप आइए, हमारी जमीन इस्तेमाल कीजिए, हमारी सस्ती लेबर का फायदा उठाइए और पूरी दुनिया के लिए अपना माल यहीं बनाइए। कंपनियों को टैक्स में इतनी भारी छूट दी गई और रेड टेप यानी सरकारी अड़चनों को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक की हर बड़ी कंपनी चीन की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ी। एप्पल हो, फोर्ड हो या फिर सोनी, हर कोई अपना सबसे बड़ा प्लांट चीन में लगाने के लिए बेताब हो गया। चीन ने रातों रात अपने धूल भरे गांवों को चमचमाते औद्योगिक शहरों में बदल कर रख दिया। दुनिया को सस्ते खिलौनों से लेकर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ चीन से मिलने लगा और देखते ही देखते चीन ने विदेशी मुद्रा के डॉलर अपने खजाने में ठूंस ठूंस कर भर ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चीन ये सब कूटनीतिक खेल खेल रहा था, तब भारत आखिर कर क्या रहा था? आखिर हम चीन की इस तूफानी रफ्तार को क्यों नहीं पकड़ पाए और कैसे हमने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? जब चीन अपनी इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार से दौड़ा रहा था, ठीक उसी वक्त भारत लाइसेंस राज की मोटी मोटी और धूल फांकती फाइलों में बुरी तरह उलझा हुआ था। 80 के दशक तक भारत में एक ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम बन चुका था जहां किसी भी बिजनेसमैन को एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए भी दर्जनों सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे और अफसरों की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी
की प्रोडक्शन लिमिट सेट कर दी गई थी। यानी आप सरकार की मर्जी के बिना अपनी ही फैक्ट्री में ज्यादा माल नहीं बना सकते थे, भले ही मार्केट में कितनी भी डिमांड क्यों ना हो। विदेशी कंपनियों के लिए तो भारत के दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए गए थे। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नशे में थे, यानी बाहर से कुछ भी मत मंगाओ, चाहे कितनी भी खराब क्वालिटी का हो, सब कुछ देश में ही बनाओ। आइडिया सुनने में तो बहुत राष्ट्रवादी और अच्छा लग रहा था, लेकिन सरकारी लालफीताशाही, करप्शन और विदेशी निवेश की भयंकर कमी ने भारतीय उद्योगों की पूरी तरह कमर तोड़कर रख दी। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट था, लेकिन उसे खुलकर काम करने की आजादी ही नहीं दी गई। नतीजा ये हुआ कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पूरी तरह से सुस्त और लकवाग्रस्त हो गई। भारत की जीडीपी ग्रोथ उस दौर में 3.5% के आसपास रेंग रही थी, जिसे पश्चिमी देशों के अर्थशास्त्रियों ने हमारा मजाक उड़ाते हुए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दे दिया था। इसके एकदम उलट चीन अपनी करोड़ों की लेबर फोर्स को स्किल्ड बना रहा था, दिन रात एक करके बड़े बड़े पोर्ट्स बना रहा था, पूरे देश में हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क का जाल बिछा रहा था। चीन ने अपनी गरीब जनता को सीधा फैक्ट्री के काम में झोंक दिया, जिससे वहां गरीबी बहुत तेजी से कम होने लगी और लोगों की जेब में मोटा पैसा आने लगा। यही वो मनहूस दौर था जब भारत और चीन के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई जिसे पाटना नामुमकिन सा लगने लगा। चीन का एक्सपोर्ट दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा था और भारत अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही संघर्ष कर रहा था। 1991 आते आते हालत ये हो गई कि भारत के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया और हमें अपना रखा हुआ सोना तक विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। ये भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक और बड़ा आर्थिक संकट था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भारत की पीठ दीवार से लगती है तो वो सबसे जोरदार पलटवार करता है। 1991 में आखिरकार भारत की आंखें खुली और हमने भी अपनी इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियां लागू हुई। विदेशी कंपनियों को भारत बुलाया गया। लेकिन क्या ये कदम काफी थे? चीन जो हमसे पूरे 13 साल पहले ये काम शुरू कर चुका था, क्या हम उसकी उस दानवाकार रफ्तार को बीट कर पाए? इसका जवाब आपको अगले हिस्से में हैरान कर देगा। 1991 के ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के बाद भारत ने जो छलांग लगाई, उसने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान करके रख दिया। लेकिन भारत का ग्रोथ मॉडल चीन से बिल्कुल अलग और अनोखा था। चीन जहां मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाने में उस्ताद बन चुका था, वहीं भारत ने सर्विस सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री में अपनी ग्लोबल बादशाहत कायम कर ली। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर रातों रात दुनिया के नए सिलिकॉन वैली बनकर उभरे। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों का सॉफ्टवेयर और बैक ऑफिस का काम सीधे भारत से कंट्रोल होने लगा। हमारे तेज तर्रार इंजीनियर्स ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। इससे हमारी जीडीपी तो बहुत तेजी से बढ़ी, देश में डॉलर भी आया, लेकिन एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमी रह गई। आईटी सेक्टर ने पढ़े लिखे लोगों को तो खूब नौकरियां और पैसा दिया, लेकिन देश की उस करोड़ों की आबादी का क्या जो कम पढ़ी लिखी थी और गांवों में रहती थी? उनके लिए फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सख्त जरूरत थी, जिसमें हम चीन से मीलों पीछे छूट चुके थे। चीन ने अपना ढांचागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा कर लिया था कि कोई भी विदेशी कंपनी रातों रात वहां करोड़ों का माल बनाकर दुनिया के किसी भी कोने में पानी के जहाजों से सप्लाई कर सकती थी। लेकिन भारत में उस वक्त खराब और टूटी सड़कें, 24 घंटे बिजली की कटौती और उलझे हुए पुराने लेबर कानूनों ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत से कोसों दूर ही रखा। इसी भारी चूक की वजह से आज 2026 में हालात ये हैं कि चीन की प्रति व्यक्ति आय $13,000 के पार निकल चुकी है, जबकि हम आज भी $2,500 के आसपास कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सीधी और साफ भाषा में कहें तो चीन का एक आम नागरिक आज एक भारतीय से औसतन 6 गुना ज्यादा कमाता है। 60 के दशक में जो सोने की बाजी हमारे हाथ में थी, वो 80 और 90 के दशक की हमारी सुस्त और बकवास पॉलिसियों ने हमारे हाथ से बेरहमी से छीन ली। लेकिन अब खेल फिर से पलट रहा है और इस बार बाजी भारत के हाथ में है। आज 2025 का नया और आक्रामक भारत अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर एक नए अवतार में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है। आज मेक इन इंडिया PLI स्कीम जैसी धाकड़ योजनाओं ने दुनिया भर की कंपनियों को भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने पर मजबूर कर दिया है। एप्पल से लेकर सैमसंग तक आज अपने सबसे महंगे और प्रीमियम फोन भारत की धरती पर बना रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर था और दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, आज वो 90 से ज्यादा देशों को अपनी मिसाइलें और हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां
अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपना रही हैं, यानी वो चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं, क्योंकि उन्हें चीन पर अब भरोसा नहीं रहा। हमारे हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे का पूरी तरह कायापलट हो चुका है। अब पूरी दुनिया को साफ समझ आ रहा है कि चीन की तानाशाही का असली और इकलौता विकल्प सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो इस पूरी महागाथा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? ये सच है कि हमने 80 के दशक में कुछ बहुत बड़ी और ऐतिहासिक गलतियां की, जिनके कारण हम चीन से आर्थिक रेस में बुरी तरह पिछड़ गए। हमने अपनी लाल फीताशाही और बंद अर्थव्यवस्था के जाल में फंसकर अपने कई सुनहरे साल बर्बाद कर दिए। लेकिन आज की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत सिर्फ एक कंज्यूमर बाजार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जो दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। आज हमारी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज और रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन की ग्रोथ अब बुरी तरह धीमी पड़ रही है। वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और दुनिया भर के देश चीन की चालाकियों और धोखेबाजी से तंग आ चुके हैं। इसके एकदम उलट भारत अपनी युवा आबादी, मजबूत लीडरशिप और आक्रामक कूटनीति के दम पर दुनिया के नए इकोनॉमिक बॉस की कुर्सी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये नए भारत का वो प्रचंड उदय है जिसकी गूंज और धमक आज बीजिंग के सत्ता के गलियारों से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक साफ सुनाई दे रही है। दुनिया समझ चुकी है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है।